प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान की सियासत में आजकल क्या चल रहा है? लॉन्ग मार्च पीडीएम कर रही है मार्च में, अभी तक के इतलात के मुताबिक, और पीपल्स पार्टी कर रही है फरवरी में। और पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के बाद फैसला किया और उनसे पहले करने का फैसला कर लिया है। फिर पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है? पाकिस्तान की सियासत में फॉरेन फंडिंग केस को लेकर वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा चल रहा है। कल मरीम साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर न सिर्फ इस्तीफा दें बल्कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के इल्ज़ाम में वैसे ही मुकदमा चलाया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चलाया गया था। फिर पाकिस्तान की सियासत में ऑडियोज़ का बहुत जिक्र चल रहा है। ऑडियोज़ हर दूसरे चौथे दिन एक ऑडियो आती है, उसका खूब उस पर बहस होती है, उसका चर्चा होता है। और कल तो मरीम साहबा से जब कहा गया कि इस पर माजरत करेंगी तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत नहीं करूंगी बल्कि मुझसे माजरत की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत में डील की बातें चल रही हैं। डील हो रही है, डील नहीं हो रही है। मरीम साहबा से कल सवाल किया, उन्होंने कहा हमें डील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे इल्म में भी नहीं है। ये अयाज सादिक साहब से मैं पूछूंगी उन्होंने ये बात क्यों की है, उनसे पूछ के बताया जा सकता है। कैटेगोरिकली इसको ऐसा लगता है कि बहुत लाउडली इसको तरदीद नहीं की और कुछ तजज़ियाकारों के खिलाफ के मुताबिक इसकी कुछ वजूहात भी हो सकती हैं। तो आजकल पाकिस्तान की सियासत में और फिर एक्सटेंशन का जिक्र दोबारा से छिड़ा है कि क्या एक्सटेंशन हो सकती है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन नहीं हो सकती। प्राइम मिनिस्टर ने कल इसके बारे में कहा कि अभी मैंने इस पर सोचा नहीं है। इससे तासुर ये पैदा होता है कि शायद इस पर सोचा जा सकता है। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और शैला रजा साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा प्रोग्राम में। सबसे पहले शैला साहबा, ये लॉन्ग मार्च जो पीडीएम का 23 मार्च को होना था, आपने 27 फरवरी को कर दिया पहले अरेंज। ये अगर आप मिलकर कोई हिकमत अमली बना लेते तो ज़्यादा फोर्सफुल चीज़ ना हो जाती हुकूमत के खिलाफ? अच्छा, अब ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है मिलकर, और मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन पार्टीज़ अपना अपना किरदार अपने अपने प्लेटफॉर्म से कर रही हैं। नहीं साथ चल सकी, कोई बात नहीं, इंतहाई मुख्तलिफ नज़रियात रखती हैं, तो अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि ऑपोजिशन की पार्टीज़ में जो है हमने ये बात देखी कि अलग हो के भी उन्होंने पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर जो भी किरदार अदा किया वो बड़ा वाज़े नज़र आया। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैं इसलिए नहीं कि मैं ख़ुद इस पार्टी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं मुस्तकिल ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम मुस्तकिल मुज़ाहरे कर रहे हैं। और अब जो है हम दूसरे फेज़ में जा रहे हैं, और उसमें उस दूसरे फेज़ का भी पहला तो यही होगा कि 10 जनवरी को जो है मुज़ाहरा किया जाएगा। भूख हड़ताल, अलामती भूख हड़ताल जो कल हमने देखी कि असेंबली में जो बिल ये कहते हैं मिनी बजट, उसको हम वो जब पास करने की बात होगी तो मुज़ाहरा किया जाएगा। तो और दूसरा ये है कि हम कराची से इंशाल्लाह मज़ार क़ाइद से 27 फरवरी को मार्च से पहले मार्च करेंगे। तो ये है, और हमारा एक वाज़ा अपना लाहे अमल है, उस पर हम लेके चल रहे हैं। सही है। शैला साहबा, मैं अगर ये सवाल करता कि जी आप पीडीएम में वापस क्यों नहीं आ रहे, तो शायद आप सही कह रही हैं, पुराना सवाल होता। लेकिन आपने जैसे कि खुद कहा कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी जिद्दोजहद है। मेरा सवाल यही है कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से अपनी अपनी जिद्दोजहद को अगर आप मिलाकर करेंगे तो ताकत ज़्यादा नहीं बन सकती? आप क्या समझती हैं कि इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा अगर दोनों ये बाकी जमातें और पीपल्स पार्टी मिलकर हिकमत अमली बना लें? क्योंकि इस पर बात होती रही है कि जी इस पर डिस्कशन की जा सकती है। देखिए, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इत्तेहाद ही में बरकत है और ताकत है, लेकिन हमारे फैसलों को नहीं समझा गया, देर से समझा गया हमारी पार्टी के फैसलों को, और अपने फैसले हमारी गैर मौजूदगी पे थोपे गए। तो उसमें बेहतर ये था कि ज़बानें खोलकर बात की जाए। तो बेहतर यही था कि हम अपना तरीक़ाकार अलग से वज़ा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह एक इख़लाक़ियात की सतह ऑपोजिशन में मौजूद है, और विद इन द असेंबली जो है काफ़ी दफ़ा
जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कमांड दी गई है पार्टीज़ की तरफ से। अगर बाहर ये कोई सूरत नहीं बनी तो मैंने वजह बना दी कि अपने फैसले हमारी गैर मौजूदगी में थोपे गए और हमारे फैसलों को नहीं समझा गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फैसलों को समझा जा चुका है और जो ऐलान हमने बहुत पहले किए थे कि ये नहीं, वो अब किए जाते हैं। तो मैं इसको और ज़्यादा खोल के नहीं बात करना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पार्टीज़ के दरमियान जो एक बहुत अजीब किस्म की ज़बानदानी शुरू हो चुकी है मैं करूं। बस लिहाज जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान ज़बान का वो यही है कि एक बड़ी पार्टी पे पार्टी के फैसले थोपे गए उसकी गैर मौजूदगी में, और एक बड़ी पार्टी के फैसले जो सबके दरमियान रखे गए थे वो नहीं समझे गए, अब समझे जा रहे हैं। सही है। इस लॉन्ग मार्च का हदफ क्या है, आपका टारगेट क्या है? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े वाजे ये बात कर रही है कि इस हुकूमत को घर जाना होगा और शफाफ इलेक्शन, गोया कि सिर्फ ये हुकूमत ही नहीं, एक पूरा सिस्टम जो कि इलेक्शन पे काबिज हो जाता है और अवाम की मर्ज़ी के बगैर अवाम के गैर मुंतखब नुमाइंदे उन पे थोप कर जो है हुकूमतें बनाई जाती हैं, इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि जितने भी गैर मुंतखब लोग थे, चाहे वो डिक्टेटर हों या इस तरह से लाई हुई गैर मकबूल हुकूमतें, उसमें पाकिस्तान पीछे ही गया है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो सवालिया हो गई है, पाकिस्तान की मईशत दिवालिया हो गई है। तो आपका हदफ ये है कि पूरी दुनिया में अकेला हो गया है, तो हमें ये करना बिल्कुल सही है। तो सेंटर साहब, अगर और सिस्टम जो है, सिस्टम जो है, एक बात और, सिस्टम जो है उसको आइन के मुताबिक किया जाए, तमाम इदारे अपने हुदूद में रह के काम करें। ठीक है। सेनेटर फरहानुल्लाह साहब, अगर पीपल्स पार्टी कामयाब होती है तो आपको तो लॉन्ग मार्च करना ही नहीं पड़ेगा फिर मार्च में? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर तो पीपल पार्टी कामयाब होती है तो ये अपोजिशन की कामयाबी होगी और मैं इसको अच्छी चीज के तौर पे देखूंगा। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। और पीपल्स पार्टी की नाकामी सिर्फ पीपल्स पार्टी की नाकामी होगी? पीपल पार्टी की नाकामी अपोजिशन की नाकामी होगी। अगर आप लेकिन देखें, ये जो स्ट्रगल होती है ना, पॉलिटिकल स्ट्रगल, इसके अंदर जो है वो हमेशा आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं चलती। आप मल्टीपल टाइम्स आप ट्राई करते हैं डिफरेंट चीजें और इवेंचुअली आप प्रिवेल करते हैं। उसमें बहुत टाइम लगता है, एकदम से नहीं होता। तो अगर पीपल पार्टी कर रही है तो अच्छी बात है, मैं उनको क्या कहते हैं मुबारकबाद दूंगा। हम भी अपनी करेंगे जद्दोजहद। तो जो इंशाल्लाह मकसद जो है वो उनका भी एक ही है और हमारा भी यही है कि हम जो है इस हुकूमत को जो है वो घर भेजें, क्योंकि मजीद माशी तनज़्ज़ुली जो है वो इस मुल्क के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई इस मुल्क के लोग जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आटा, चीनी, दालें, घी, बिजली, गैस, मतलब हर चीज़ तबाह बर्बादी की तरफ जा रही है। तो वो ज़ाहिर है, क्या कहते हैं, अगर आप रोड पे निकल के किसी बंदे से ही पूछ लें कि क्या उसके हालात हैं, तो वो आपको बताएगा कि वो कि किस तरह अपना गुजारा चला रहा है। बल्कि मेरे साथ इस तरह हुआ है कि लोगों ने हमें रोड पे रोक रोक के बोला कि खुदा का वास्ते हमारी जान छुड़ा दें, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमने वोट डाल दिया था इनको और ये अब अदाब इलाही जो हम पे आ गया है। तो अब जो है हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अवामी नुमाइंदों की हुकूमत वापस आए, जो अवाम के मैंडेट से आए हों और वो अवाम का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, बजाय इसके कि किसी इंडिविजुअल का या किसी एक ग्रुप का। ये बताइए कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी मशीनें हमें अरेंज करके दें ताकि हम उस पर इलेक्शन करवाएं, अगर पंजाब के बलदियाती इंतखाबात आप ईवीएम के जरिए चाहते हैं तो। आपके ख्याल में 120 दिन में ईवीएम 2.5 लाख मशीनें ये मुमकिन हो पाएगा पंजाब के इंतखाबात में? देखिए, ये मुमकिन इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि इसकी मल्टीपल वजूहात हैं। पहली वजह ये है कि पूरी दुनिया में कंप्यूटर चिप जो है उसकी शॉर्टेज है इस वक्त। आप गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा कि और कंप्यूटर चिप की शॉर्टेजेस इसलिए आ गई हैं क्योंकि उनकी जो कोविड की वजह से सप्लाई डिस्टर्ब हुई, एक वजह, और दूसरी वजह जो कार इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की, उसके अंदर डिमांड बढ़ गई है क्या माइक्रो चिप्स की। तो अगर आप अपना ऑर्डर आज प्लेस करें, फर्ज करें, तो आपको कम से कम 1.5 साल लगेगा सप्लाई लेने के लिए, और वो भी जरूरी नहीं है कि आपको मिले। तो ये बात जो है वो 2.5 लाख जो मशीनों की बात है, ये तकरीबन जो है फ्रॉम अ सप्लाई परस्पेक्टिव नामुमकिन है। इसके अलावा और भी मसाइल हैं। इसके अलावा एक मसला ये है कि आप कौन सी ईवीएम खरीदेंगे। जो ज्यादातर ईवीएम कंपनियां बनाती हैं वो इजरायली कंपनी है। क्या आप चाहते हैं कि आपके मुल्क की जो सॉवरेनिटी है उसको आप जो है वो कॉम्प्रोमाइज करें और एक इजरायली कंपनियों को जो वाया दुबई या वाया थर्ड पार्टी घूम के आपके मुल्क को सप्लाई करें? क्या आप ये चाहते हैं?
फिर इसके अंदर जो इससे भी बड़ा मसला है वो ये है ठीक। कि आपको डेटा सेंटर डेवलप करना पड़ेगा, आपको मशीनों की लॉजिस्टिक्स करनी पड़ेगी, सही। उनको चार्ज करना पड़ेगा, फिर आपके पास वो सिस्टम होना चाहिए जो सारा का सारा डेटा जो है वो कोलेक्ट करे और एक जगह पे लाके रिजल्ट शो सही है, तो करे, जो कि आपको ये लास्ट टाइम मुमकिन आपको नजर नहीं याद है आता। आरटीएस नहीं चला था। जी, चलें चलिए इस पर देखिए एक, मैं तो आईटी एक्सपर्ट हूँ, मुझे तो ठीक, देखिए मेरा एरिया ऑफ बिल्कुल, एक्सपर्टीज है। ये आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। मेरे साथ अली जैदी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वजीर हैं। अली जैदी साहब बहुत शुक्रिया। सर एक तो ये अभी बात हो रही है ईवीएम की, जरा एक कमेंट उस पर कर दीजिए, फिर दो तीन चीज़ें मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट रखना चाहता हूं। एक तो ये बता दीजिए कि ईवीएम 120 दिन में 2.5 लाख मशीनों की प्रोक्योरमेंट क्या मुमकिन है? जो इलेक्शन कमीशन ने आपसे कहा है कि अगर आपने पंजाब में बिल मंजूर कराया है कि इंतखाबात कराने हैं ईवीएम के जरिए से, तो फिर हमें मशीनें मुहैया कर दें, तो क्या आप उनको मशीनें मुहैया करके देंगे? मेरे ख्याल में ये सवाल का बेहतर जवाब शिबली फराज साहब जो कि डायरेक्टली इसको देख रहे हैं वो बेहतर दे सकते हैं। ठीक, अगर उनसे पूछ लिया जाए तो बेहतर है, बिकॉज उनका डोमेन है। ये इस पर दोनों चीज़ों को मिलाया कैसे गया अफनानुल्लाह साहब कि एक शख्स जिसने जो फंडिंग करता रहा है आपके पास, और दूसरा आप ये कह रहे हैं कि उसको फिर नवाज दिया गया है, आप इसको कैसे दोनों चीज़ों को मिलाकर देख रहे हैं? देखिए बात ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो बड़ा क्लियर है ना। अगर मैं फर्ज करें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को के थ्रू आपने कोई काम करवाना हो, आप उसको पहले फाइनेंस करें, जब वो पैसा ले लें तो जब वो हुकूमत में आए तो आप उनसे अपने उल्टे सीधे काम करवा लें। ये बड़ा सिंपल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और इसके ऊपर आप घंटों की क्या कहते हैं आपके पास वीडियोस मिल जाएंगी आपको, इमरान खान साहब के भाषण सुबह शाम की, जी यूं होना चाहिए, ये होना चाहिए। मगर अब आप अपने काम देखें तो ये तो बहुत छोटी चीज है। मैं आपको इससे बड़ी चीज बताऊं, बशीर मेमन साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब ने मुझे बुला के कहा कि तुमने आरिफ नकवी के खिलाफ कैसे 80 अरब रुपए के केसेस बना दिए। उन्होंने कहा कि जी उसने करप्शन की है, तो उसने कहा नहीं बंद करो ये केसेस, क्योंकि आरिफ नकवी तो मेरा फाइनेंसर है। तो अब मुझे, और वुटन क्रिकेट लिमिटेड ने $2.1 मिलियन डायरेक्ट ट्रांसफर किए पीटीआई के अकाउंट में, जो कि नजर आ गया। मतलब ये आप यकीन करें, इसका 1/1000 हमने किया होता ना, 1/1000 पीपल पार्टी ने किया होता, हम अभी तक आप लोग डी चौक में टांग चुके होते हैं। हमने तो कुछ नहीं किया था, 10,000 दिरहम ना लेने के ऊपर वजीर आजम घर चला गया था। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये तो ऐसी हैं सही कि है। चले इसका जवाब जो है वो अली जैदी साहब से ले लेते हैं। अली जैदी साहब, ये मरीम नवाज ने भी बराह रास्त इल्जाम लगाया, टेलीविजन पर भी खबरें चल रही हैं कि मुमताज असलम साहब जो हैं उनको ठेका दिया गया और ये आपकी पार्टी को फंडिंग करते रहे, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। पहली बात तो ये है कि उनका नाम मुमताज असलम नहीं, मुमताज मुस्लिम है। मुमताज मुस्लिम, जी सही, बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस हुआ है, उस ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू आप चले जाते हैं जी, जिसको भी करना था। 15 जून 2019 को जीडीए ने जो गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने कहा, उसने एक एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 4 स्टार होटल की कैटेगरी में होटल प्रोजेक्ट अपनी बोर्ड अथॉरिटी को प्लेस किया जीडीए की। 24 जनवरी 2020 को प्रोजेक्ट इश्तेहार हुआ सारे पाकिस्तान के लीडिंग अखबारात में और उनकी वेबसाइट पे भी। 20 फरवरी 2020 एक प्रीपेड जो इन्वेस्टर वो जो मीटिंग होती है, प्रीपेड मीटिंग हुई। 2 मार्च 2020 को 8 फर्म्स ने प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया। 4 फर्म्स प्री क्वालिफाई हुई और 4 फर्म्स डिसक्वालीफाई हो गई क्योंकि वो उन्होंने क्राइटेरिया मीट नहीं किया। 26 नवंबर 2020 को आरएफपी डॉक्यूमेंट टेक्निकल बिड्स का इशू हुआ जिसमें वो जो 4 प्री क्वालिफाइड फर्म्स थी उन्होंने ले लिया। 26 मार्च 2021 माने पिछले साल की 26 मार्च को टेक्निकल बिड्स जीडीए की जो कंपनी जीडीए ने रिसीव की, जमा करवाई गई। प्री क्वालिफाइड जो 4 कंपनियां थी, जो 4 फर्म्स थी जिन्होंने अप्लाई किया था, उनके लिए इवैल्यूएशन कैरी आउट हुई इसकी। और उसके बाद 6 मई 2021 को फाइनेंशियल बिड्स खुली गई उन क्वालिफाइड कंपनी की। बैरन होटल और या द बैरन जिनके होटल हैं उनकी हाईएस्ट बिड और रिजर्व प्राइस थी, सब दूसरों से ऊपर, वो सक्सेसफुल बिडर हुए। इनके 2 होटल ऑलरेडी हैं। पहले एक जमाने में दुबई में भी होता था, लेकिन आज 2 होटल हैं, एक काबुल में है,
जो कि बहुत पुराना है, मेरे ख्याल में पता नहीं 8-10-12 साल से, और दूसरा करबला में है बैरन होटल के नाम से, जो पूरे इराक में एक ही 5 स्टार होटल। वो उनकी बिड सबसे ज्यादा थी, उनको बिड मिल गई और उनको ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया। इसमें जरा मुझे कोई इंसान ये समझा दे, इंक्लूडिंग ये मोहतरमा जो टीवी के ऊपर आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कि इसमें फेवर क्या है। वो 15 लाख रुपए साल की वो जीडीए को, वो गल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को रेंट मिलता था। अभी तकरीबन अभी जो टोटल बिड अमाउंट है वो 852 मिलियन रुपीस है जी। तो ये अगर ये इसमें पाकिस्तान के अंदर कोई बाहर से इन्वेस्ट करता है आके थ्रू अ प्रोसेस, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिडिंग मैंने आपके सामने रख दिया। सही है, तो चाहे वो पार्टी का कारकुन ही क्यों ना हो, वो कोई उसको फंड करने वाला ही पार्टी क्यों का ना कारकुन, मेरी बात सुनिए जी। पार्टी का कारकुन नहीं, पार्टी का, अगर पार्टी को किसी ने डोनेशन दी है ओवरसीज पाकिस्तानी ने अपनी मर्जी से जी, तो आप उसको क्या करेंगे पाकिस्तान, और हम जबरदस्ती पकड़ के दुआएं हाथ जोड़ के करेंगे इस मुल्क में, हमारे मुल्क में बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट ठीक करें है। ताकि दूसरे लोग भी इन्वेस्ट करें। देखिए पहले आपके अपने लोग इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप किसी बाहर वाली कंपनी को बोलोगे। तो जब आपके इन्वेस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं और एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस के थ्रू यहाँ तक पहुंच रहे हैं, उनके साथ अगर ये करना है तो फिर तो माशाल्लाह कौन आएगा इस मुल्क में इन्वेस्ट करने। ये जो आप ना भूलें कि शैला रजा आपको इसकी गवाही देंगी और आप आर्काइव में क्लिप निकाल लें या जी। बीबी शहीद की किताब निकाल लें, वो तो कहती थी ओसामा बिन लादेन ने पैसे दिए उनको। हाँ तो वो भूल गए और बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है मोहतरमा। और सही है, नहीं मगर उसमें तो ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है अली जैदी साहब कि इसको चूंकि ये पैसा जो फॉरेन फंडिंग हुई है इसको मुंतखब हुकूमत को आने के लिए कंटेनर पर इस्तेमाल किया गया, इस वजह से आप पर रोजाना की बुनियाद पर केस चलना चाहिए, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट का भी केस चलना चाहिए, और जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ चला, इस पर क्या कहेंगे आप? ये अगर कोई अक्लमंद मंतक होती तो मैं इसका जवाब देता। एक पॉलिटिकल पार्टी है, उस पॉलिटिकल पार्टी को ओवरसीज पाकिस्तानी, इस पॉलिटिकल पार्टी ने का लीडर इमरान खान है, जिसके ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी उनके हर कॉज में क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है, यकीन रखते हैं, चाहे वो शौकत खानम हो, चाहे नमल कॉलेज हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी है। एक ब्रांड जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी को की पॉलिटिकल फंडिंग का एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस कराया, उनसे सवाल हमसे पूछे, हमने जमा करा दिए, हर एक चीज तो जमा करा दी इलेक्शन कमीशन में। ये खुद तो अपने जमा करा देना जरा असासे और ये इलेक्शन कमीशन में इनकी दोनों जमातों की फंडिंग, हमने तो सब कुछ जमा करा दिया। उस पर सवाल पूछ रहे हैं, हम आपके साथ बैठ के जवाब भी दे रहे हैं। सही है, आपने एक स्पेसिफिक सवाल पूछा, हम उसका भी जवाब दे रहे हैं। इनसे पूछे जरा ये भी जरा जमा करा देना। ये जो अभी परसों नैब की वीडियो एक चेयरमैन साहब की चल रही थी जी, तो वो कह रहे थे कि जी तो गंदुम खा गए चूहे और 14-15 अरब रुपए उन्होंने गंदुम के रिसीव किए सिंध में जी। अगर आप मुझे मेरी समझ से बाहर है कि उसके ऊपर मीडिया बात करे और वो बात करे कि ये वो परसों जो है वो आपको उनकी टेप आपकी ऑडियो भी आ गई, कोई पाकिस्तान का मीडिया उस पर बात करे कि आपके साथी एंकर्स को भले हम पे भी तनकीद करते हैं तो करें, लेकिन किस लहजे में वो बात कर रहे थे, वो कोई आप बात करें जी एक प्रोसेस हुआ है तो बिडिंग से। अब मुझे पता है मैं तो अब फेडरल मिनिस्टर बन गया ना, मैं तो कोई धंधा पानी कर ही नहीं सकता, मुझे तो $1200 या 2 लाख 2.25 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है, तो उसमें अपना गुजारा करना है, और खर्चा ज्यादा है तो अगर सेविंग अकाउंट है तो गुजारा कर ले, या आदमी करप्ट हो जाए। करप्शन हमने करनी। ठीक है, चलिए सर, आपने जो बातें की हैं मैं चाहूंगा इसका जरा जवाब आ जाए, फिर मैं वो जो आप बात कर रहे हैं कि चेयरमैन नाब के हवाले से, तो चेयरमैन नाब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बुलाया और ऑपोजिशन इस पर सरापा एहतजाज है कि उनको प्राइम मिनिस्टर ने आने से रोक दिया। क्या प्राइम मिनिस्टर ने रोका है या नहीं रोका, इस पर बाद में बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर जो बातें आपने कि एक शफाफ तरीके से एक मुमताज़ मुस्लिम साहब ने आकर बिडिंग में हिस्सा लिया और उन्होंने क्वालिफाई किया, तो इसमें कहाँ बेज़ाब्तगी देखी गई है, तो ये बेज़ाब्तगी कहाँ है, शैला रज़ा साहब से पूछते हैं और अफनानुल्लाह साहब से पूछते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी।
दोबारा खुशामद कहते हैं। शैला साहब, आपको भी एतराज़ है मुमताज़ मुहसिन साहब को होटल का ठेका देने पर? क्योंकि अभी अली ज़ैदी साहब की बातें आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि एक ओपन बिडिंग ऑफर की गई, उसमें लोगों ने बिडिंग में हिस्सा लिया, एक साहब ने सबसे ज़्यादा बोली देकर उसको क्वालिफाई किया। तो इसमें आपको कहाँ अदम शफाफियत नज़र आती है? अगर आप इस तरीके से चलेंगे कि किसी ने अगर पार्टी को फंडिंग की है और वो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान में आकर, तो फिर तो बहुत सारे लोगों को आप इस कैटेगरी से निकाल देंगे कि वो बिजनेस में हिस्सा लें। देखिए, जो ऑब्जेक्शन रेस किया गया है PMLN की तरफ से, उस एक ऑब्जेक्शन है, और इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शंस PTI ने मुख्तलिफ जमातों पे लगाए हैं, और अब वज़ीर आज़म को ये कहना पड़ रहा है कि करप्शन हम साबित नहीं कर सके। और तो इसी तरह दूसरी जमातों का भी राइट है, जब वो ये देखते हैं कि खुसरो बख्तियार को और जहांगीर तरीन साहब को सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी गई, जब वो ये देखते हैं कि दूसरों की तो गंदम सूबों की, जिस सूबे ने खुद इंडिकेट किया कि इधर करप्शन हुई है और उसकी पहले एंटी करप्शन ब्रांच गई, उसको तो आप ये गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया था कि ब्यूरोक्रेसी कह रही है कि चूहे खा गए, आपने नहीं किया था, ये हमने पकड़ी थी करप्शन। उसको तो आप कह रहे हैं कि इस पे डिबेट होनी चाहिए, और मुल्क में उतरते ही गंदम 2 महीने में कहाँ गायब हो गई, और वो जो कमीशन बना था उसके रिपोर्ट्स कहाँ हैं, उस पे बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये रियासत मदीना के खिलाफ बात होगी। तो बात ये है कि सवाल होते हैं जब इस तरह से होता है। और रही बात ऑडियोज की, तो अगर अमंग द पार्टी कोई बात हो रही है, जिस तरह से भी हो रही है, वो एक अलग बात है। असल बात यह है कि साबिक वज़ीर आला खटक साहब ने तो इस जलसे में सहाफ़ियों के साथ जो किया, आपके तो फवाद साहब ने चमाट खींच के मार दिया था सहाफ़ी को। आपके ज़माने में जो सहाफ़ियों के साथ हुआ है कि बड़े बड़े सहाफ़ी अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए, और लोगों ने, सहाफ़ियों ने पकड़ों की जो है अलामती स्टॉल लगाया असेंबली के सामने। इतना तो बुरा किसी भी ज़माने में सहाफ़त के साथ नहीं हुआ। और जो सूरत हाल इस वक्त मईशत की है, जो कुछ हमने मज़ीद देखा कि रिंग रोड में किन किन लोगों के नाम आए, कुछ नहीं हो रहा, PIA किस तरह बर्बाद की गई, सवाल तो बनते हैं ना। इसमें ये कहना कि हम पे बात न की जाए, ये गलत है। और क्योंकि हमें भी शौक़ है कि भाई वो जो फालूदे वाले हैं, छोले वाले हैं, पापड़ वाले, उनको टीवी पे लाया जाता, तो वज़ीर आज़म को जाते वक्त ये परेशानी ना होती कि मैं किसी पे करप्शन ना साबित कर सका। तो जमहूरियत नाम ही सवाल उठाने का है, बदज़बानी करने का नहीं है। सही है। चलें अफनान साहब, पहले तो आप इस बात का जवाब दे। और एक बात आपने कही थी, और एक बात आपने कही थी कि ये जो जद्दोजहद हो रही है, देखिए हर जद्दोजहद जो है, मैं तारीख की और सियासत की तालिब इल्म हूँ, हर जद्दोजहद अपना इम्पैक्ट ज़रूर रखती है। और ये जद्दोजहद जो इस वक्त हो रही है, ये महंगाई, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ है, तो ये अपना ज़रूर इम्पैक्ट रखती है। बिल्कुल सही है। अफनान साहब, ज़रा पहले तो इस बात का जवाब दे देना। आपको अब आपने जो इतराज़ उठाया था उसका जवाब अली ज़ैदी साहब ने दे दिया। उन्होंने कहा कि एक शख्स जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता है और एक शफाफ तरीके से प्रोसेस में हिस्सा लेकर 1.5 साल 2 साल के प्रोसेस में गुजर कर वो अचीव करता है, तो आप कैसे उसको महरूम रख सकते हैं? देखिए, ये अगर बात दुरुस्त है ना, तो फिर तो आप फिर बाकी लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जामात क्यों लगाते थे? मतलब मैं अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात इमरान खान साहब की आप वीडियोस निकाल ले, घंटों घंटों उसके ऊपर तकरीरें हुई हैं, तो अब अगर आके अपनी आपकी चीज पकड़ी गई है तो आप कह रहे हैं इसमें बुराई किया है। आप मुझे बताएं, डेस्कॉन को मेमन डैम का ठेका दे दिया, 100 अरब रुपए से बड़ा ठेका है वो अब्दुल रज़ाक दाऊद की कंपनी है जो इनका मिनिस्टर है। फार्मास्यूटिकल माफिया इमरान इस्माइल साहब चला रहे हैं, उनका हालांकि कोई काम नहीं है ड्रैप के साथ आके दवाइयों की कीमतें बढ़वाना, लेकिन वो कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो मतलब अगर आप ये समझते हैं कि तमाम वज़रा बिजनेस करें और उसमें कोई बुराई ना हो, तो फिर आप पहले ही अपने कंटेनर पे खड़े हो गए, आप सारे पाकिस्तान को गालियां देते थे इस बात के ऊपर। क्या क्या नहीं आपने कहा, फलाना ये ऐसा है, फलाना वैसा है। आज आपकी अपनी चोरी पकड़ी हुई है तो आप कह रहे हैं कि चोरी नहीं है। अब और मुझे ये बताएं कि आरिफ नकवी से 2.1 मिलियन डॉलर आपने लिए और फिर आपने बशीर मेमन को बुला के कहा कि 80 अरब रुपए की करप्शन जो है, जो इसने की है, जो FIA ने पकड़ी, इसका केस और ना चलाओ। ये अगर ये करप्शन नहीं है
तो फिर आप मतलब क्या कहते हैं, फिर इसका मतलब ये है कि जो इमरान खान करे वो करप्शन नहीं है, जो और कोई करेगा वो करप्शन है। मतलब इसके अंदर और बाकियों के अंदर क्राइटेरिया का फर्क सिर्फ इतना है। और जहां तक रहेगी बात प्रोसेस की कि जी फलानी डेट, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रोसेस होता है ना, ये RFP वाला, मेरी नहीं सर, मुझे मगर एक मैंने साहब बात करना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज सिर्फ छोटी सी बता दें कि ये तो हजारों लोग होंगे पाकिस्तानी, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी, जिन्होंने PMLN को फंड किया होगा, जिन्होंने पार्टी फंडिंग में PTI को पैसे दिए होंगे। क्या आपके ख्याल में इन तमाम लोगों को, जिस पार्टी की हुकूमत है, फिर उनको बाजी में अगर किसी ने भी फंडिंग की है तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता? ये प्रेसिडेंट सेट हो जाना चाहिए। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का कानून इस बात की आपको इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी से बाहर जाके पैसे ले लें। ये पॉलिटिकल पार्टीज का आप लॉ जाके पढ़ लें, आप बाहर जाके किसी कंपनी से पैसे ले ही नहीं सकते। आप बाहर जाके तो छोड़े, इंडिविजुअल से ले सकते हैं, कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। इंडिविजुअल से ले सकते हैं, मगर इन्होंने वूटन क्रिकेट लिमिटेड कंपनी है जनाब, टेक्सास कंपनी है आपकी, क्या कहते हैं, ये पूरी लिस्ट है कंपनी। फिर उसके अंदर इंडिविजुअल्स का नाम है, जिनका नाम उनमें इंडियन नेशनलों का नाम है। ये मैं नहीं कह रहा, आप रिपोर्ट 229 पेजेस की रिपोर्ट है, आप खोल के उसको देख लें और आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो अब उसके बाद भी अगर आप कहें कि ये सब कुछ ठीक है, तो आप मुझे बताएं, कल को कोई जाके बाहर पॉलिटिकल पार्टी बनाए, बाहर से इकट्ठे करे पैसे और पाकिस्तान में लाके जो है वो कंटेनर पर चढ़ जाए और कहे कि सारा मुल्क बुरा है। चलिए, मैं दो तीन चीजें ज़ैदी साहब के सामने रखना चाहता हूँ। ज़ैदी साहब, एक तो सर ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि हम एहतसाब का जो हमारा वादा था वो पूरा नहीं कर सके, क्यों नहीं हो सका आपके ख्याल में, क्यों नाकामी हुई है इसमें? ये अगर आप समझें कि पूरा नहीं, कहीं कहीं पूरा हुआ और कहीं कहीं पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी। अगर आप कहें कि मुकम्मल एहतसाब हो गया पाकिस्तान में, मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, मुकम्मल एहतसाब नहीं हुआ। कहाँ हमारा हुआ मुल्क, मैं खुद ही आपको बता दिया ना, इसी नाब ने 14-15 अरब रुपए की जो गंदम चोरी हुई है वो निकाल के और उनके अकाउंट में जमा कराई, तो वो एहतसाब नहीं हुआ तो क्या हुआ? देखें, बहुत सारी जगह पे हुआ। हम ही ने बनाई शुगर की कमीशन की रिपोर्ट, हमारे ही बड़े सीनियर लीडर थे जहांगीर सलीम, हम ही ने बनाई वीट कमीशन की रिपोर्ट, हम ही ने बनाई अपनी हुकूमत के अंदर ऑयल, वो जो पेट्रोलियम की जो रिपोर्ट, ये हमने बनाई है। मुशर्रफ जो डिक्टेटर थे वो भी नहीं कर सके थे, हम ही ने बना के पब्लिक की है। देखिए, बात सुनिए, जब एक माशरे के अंदर करप्शन आम, मतलब एक वे ऑफ लाइफ बन जाए ना, कि ये तो होता ही है, इसके बगैर तो काम नहीं होता, तो देयरफॉर ये एहतसाब का जो अमल हम करना चाहते थे वो शायद उस स्पीड पे नहीं चल सका जिस स्पीड में हम चाहते थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम गिव अप कर देंगे, हम इसको पुश करते रहेंगे एजेंडा को। ये हमारा एजेंडा है, हमारी पार्टी की। यहाँ तो आपको याद है कि ये वही मुल्क है जहाँ जजेस की रिकॉर्डिंग भी लीक हुई है और बात कर रहे हैं कि सजा कैसी देनी कैसी नहीं देनी। ये अभी जाली एफिडेविट भी नजर आ रहे हैं आपको। मैंने देखें, माशरे का हाल तो देखें ना आप, यहाँ क्या पुलिस वाले ईमानदार आपको नजर आते हैं? यहाँ खुद लोग अपने बच्चों के कहते हैं, पुलिस वाले रोक देते 1000-1500 रुपए देके जान छुड़वा लो, खुद पेरेंट्स औलाद को करवा रहे होते हैं, क्योंकि माशरे के अंदर करप्शन ऐसे घुस चुकी है रूट्स में, तो इस माशरे को साफ करने में टाइम तो लगेगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी हम गिव अप कर गए, ये बिल्कुल बात ठीक नहीं है। जहां तक उन्होंने बात की, मेरे दोस्त ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग अफनान साहब ने, उन्होंने बात, जी अफान साहब ने, सेनेटर साहब ने, उन्होंने जो बात की, मैं उनकी बात की थी। उन्होंने एक बड़े मजे की बात ये की कि हम कंटेनर पे, मुझे सिर्फ ये जो पूरा केस था मुमताज मुस्लिम का, ये मैं इनकी बात से 100% नहीं करता, हमने खड़े होकर कहा मुझे इसमें कॉन्फ्लिक्ट तो दिखा दें कहाँ है। देखिए ना, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता कि उनको कोई आउट ऑफ द वे जाके फेवर करते, अगर उनको कोई आउट ऑफ द वे फेवर एक जगह भी किया तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब पैदा होता है जब किसी को पोजीशन ऑफ पावर में जाके आउट ऑफ द वे फेवर करे। आउट ऑफ द वे फेवर तो किया ही कोई किसी ने नहीं है, प्रोसेस के थ्रू गए हैं। अभी मैं फेडरल मिनिस्टर हूं ना, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ मुमताज मुस्लिम साहब को। मुझे तो पता चला जब वो बिड जीत गए और उन्होंने लॉन्च करने लगे तो मैं कहा ये मैं करने जा रहा हूँ, मुझसे तो उन्होंने कभी बात नहीं की। अगर मेरे वो अच्छे वाकिफ है, मुझसे तो कभी बात नहीं की, खान साहब के भी वाकिफ है। जब पूरा प्रोसेस उन्होंने मुकम्मल कर लिया, फिर उन्होंने अनाउंस किया हिल्टन होटल को मैं लेके आ रहा हूँ रतिया गली में, कुछ बड़ा काम हो रहा है पाकिस्तान के लिए, एक अच्छा चेन आ रहा है पाकिस्तान में होटल्स का। आपको पता है कि किस तरह इस वक्त नॉर्दर्न एरियाज के अंदर यहाँ लोकल टूरिज्म कितना बढ़ रहा है।
ये बताइए कि चेयरमैन नैब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाने से क्या प्राइम मिनिस्टर ने रोका है या उनकी मंजूरी से एक लेटर दिया गया है कि वो ना जाएं और डीजी साहब जाएं? ये क्यों हुआ? मुझे इस बारे में इल्म नहीं है, तो मैं इसका जवाब आपको देने चलता। मेरा नहीं ख्याल कि रोका होगा। मैं नहीं समझता कि कभी भी जाने तो जा सकता। ये नैब की तरफ से वजाहत की गई है कि जी प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी से ये फैसला हुआ है कि चेयरमैन नैब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नहीं जाएंगे, बल्कि डीजी जो है, डीजी लेवल के अफसर जो हैं वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएंगे। मगर आप कह रहे हैं कि आपके असदुल्ला साहब मेरे इल्म में नहीं है, जब होती नहीं चीज तो मैं उसके बारे में राय देता हूं। बिल्कुल सही है, आसान है। चलिए बिल्कुल सही है, आप इस पर मत बात कीजिए। मैं एक दो चीजें आपसे और जानना चाहूंगा। ऑडियोज क्यों जारी करे जा रहे हैं आप एक एक करके? कौन छोड़ रहा है ये ऑडियोज? हमें क्या पता है यार, मेरा क्या काम है ऑडियो से? हमें क्या पता किसने क्या? हमें तो नहीं, मैं यही कह रही हूँ, जिसने भी किया अंदर से टेप होती है ये चीजें, और आप लोग खुद आपके अंदर की लड़ाई है, आपके अंदर नहीं। जिसने भी किया अच्छी बात नहीं है, और इसको इस तरह रिलीज करना भी, जिसने भी किया, हमने तो नहीं, जिसने भी किया ये अच्छी बात नहीं है। हम एक जर्नल, नहीं हमने की बात नहीं हो रही, हम एक जर्नल बात कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट वे कि आप लोगों की प्राइवेसी में घुसे और इस तरह से करें। एक और भी एक दफा हुआ था, सलमान तासीर शहीद के घर की शादी की जो है वो क्लिप्स निकाल के उन पे बहुत तबसरे किए गए थे। तो ये तरीके बंद होने चाहिए और ये कोई अच्छी बात नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। ये अफनान साहब, ये जो नासिर भट्ट साहब हैं, इसको अपने पहलू में बिठाकर नवाज शरीफ साहब ने इनके बारे में कहा था कि ये बैठे हैं, कुछ अर्सा पहले की बात है, लंदन में हुसैन नवाज साहब के दफ्तर में वो बैठे हुए थे, साथियों से मुलाकात करते। ये नासिर भट्ट साहब हैं, इन्होंने शानदार काम किया, उन्होंने एक्सपोज किया। उस रिकॉर्डिंग को तो आप अप्रिशिएट करते हैं, और ये रिकॉर्डिंग जो है वो आप इसका बुरा मानते हैं और आप कहते हैं कि ये रिकॉर्ड करना सही नहीं है, वो रिकॉर्ड करना सही है। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक रिकॉर्डिंग के अंदर साजिश हो रही है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ कि उनको कैसे डिसलॉज करना है, और दूसरी के अंदर एक पर्सनल लेवल की पॉलिटिकल बात हो रही है कि वो ऐसे हैं वो ऐसे हैं। मतलब जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं वो इसलिए होती है ना कि आप उनको, आपके मुल्क के खिलाफ कोई साजिश हो तो आप उसको पहले पकड़ लें, बजाय इसके कोई साजिश कामयाब हो। तो ये दोनों जो है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और देखिए, अगर कोई भी जो है वो किसी भी पॉलिटिकल सेटअप के खिलाफ साजिश करता है, बड़ा संगीन क्या कहते हैं, मगर ये सिविलियन इंटेलिजेंस के इदारे 2016 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, ये नवाज शरीफ साहब के कहने पर टैप कर रहे थे, खुद से टैप कर रहे थे, किसी और के कहने पर कर रहे थे? ये आपको इस पर तशवीश नहीं हुई कि आप ही की हुकूमत के दौरान ये हुआ? देखिए, ये जो खाली सिविलियन नहीं, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो टैप करती हैं फ़ोन और आपके SMS भी। और ये मतलब कि अगर ये मतलब मुझे तो पता है इस बात का, ये और ये पता नहीं कि ये कब से हो रहा है, हमसे हमारे से भी पहले से हो रहा है, बहुत अरसे से हो रहा है। ये है कि वो बुनियादी तौर पे करती इसलिए ही है ताकि वो कोई मुल्क के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा हो तो उसको रोक सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है उसको फिर सियासत में भी बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो है, ये हमने जो भी कोई काम किया वो उसकी लीगल कवरेज है कि अगर कोई क्या कहते हैं कोई साजिश होगी तो आप उसको पहले रोकेंगे। लेकिन अगर आप और मैं बात कर रहे हैं, मैं और शैला बात कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं फलाना वैसा है, ये तो आप मेरी प्राइवेसी को इन्फ्रिंज कर रहे हैं। हमने कोई साजिश तो नहीं की ना किसी के खिलाफ। नहीं सर, देखें ना, आप देखें, आपके सामने वो अरशद मलिक साहब मरहूम हो गए, उनका एक बयान हल्फी मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे मदीना मुनव्वरा में बिठाकर और मुझे मेरी वीडियोस दिखाई गई जो मेरी प्राइवेट पार्टी की थी, और उसकी बुनियाद पर मुझ पर दबाव डाला गया और मुझे कहा गया कि ये आप करें। उनका बयान हल्फी ऑन रिकॉर्ड है। तो वीडियोस से किसी को ब्लैकमेल करना, ये बयान हल्फी नहीं है उनका। ये बयान हल्फी है उनका? नहीं, ये उनका बयान हल्फी है अरशद मलिक साहब का, आपके इल्म में शायद नहीं है। नहीं, उनका मेरी गुजारिश सुन ले। उनका बयान हल्फी ये है कि मुझे बुलाया गया, मुझे एक वीडियो दिखाई गई जो मेरी बहुत, जब मैं डिस्ट्रिक्ट जज था मुल्तान में, तब की वीडियो थी। और उसको देख के बाद मुझे कहा गया कि आपने ये फैसला देना है, अगर आप ये फैसला नहीं देंगे तो फिर आपकी ये वीडियो हम लीक करेंगे, ये उन्होंने कहा। नहीं, उसके बाद जो वो पूरा नहीं देखे ना, उसके बाद जो पूरा उनका वो एपिसोड है जिसमें वो तफसील से बताते हैं कि मुझे वहां पर प्रेशराइज किया गया बिठाकर मदीना मुनव्वरा में, और मेरी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई गई, वहां पर मुझे प्रेशराइज किया गया। उनकी बयान है, उनका बयान है, उन्होंने ये बात मानी है कि उन्होंने गलत फैसला दिया और ये बगैर किसी उसके दिया है। उन पे दबाव हमने नहीं डाला था। नहीं, उन पे तो दबाव उन्होंने डाला था, वो सर ये आप कह रहे हैं, चले वो जो आप कह रहे हैं वो मरियम साहबा का मौकिफ है, ये अरशद मलिक का मौकिफ नहीं है उनके बयान हल्फी में।
ये मरियम साहबा का मौक़िफ़ है, मलिक साहब का, ये उनकी जो वीडियो मलिक साहब का मौक़िफ़ है। नहीं सर, देखें दो चीजें हैं, एक मरियम तो बात पकड़ी सर, एक मरियम नवाज ने वीडियो दिखाई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही तो बात उस वीडियो में बताई गई है कि भाई मेरी वीडियो थी, मैं क्या करता, मैं फैसला ना देता तो मैं क्या करता, यही तो वो कह रहे थे। ये वो वीडियो लीक है जो नासिर भट्ट ने बनाई, और एक उनका बयान हल्फी है, वो अलग है। तो इसमें अब आप मुझे बताएं ना, साजिश है ना, क्या कहते हैं, ये तो आर्टिकल 6 लगता है इसके ऊपर। आप एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश करेंगे, आप उनको डिसलॉज करने की कोशिश करेंगे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, तो वो तो रोकने हैं आपने। अली जैदी साहब, आपको काम ये बताइए कि ये ऑडियोज और वीडियोस की सियासत होनी चाहिए, जिससे पाकिस्तान की सियासत को इसने मजीद गदला नहीं कर दिया। और वो फिर मैं, अगर आप चाहें तो मैं सुनवा भी देता हूं जो कैप्टन सफदर साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि ऐसी वीडियोस करके गुलाब से आंखें धोनी पड़ेंगी। तो ये डरा कर वीडियोस को रोक के रखना, ये सियासत में सूट करता है? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। बड़े बड़े लोगों की फिल्में भी आएंगी, कोई स्विमिंग पूल में गिरा हुआ है, कोई स्विमिंग पूल से बाहर है, कोई वॉशरूम में गिरा हुआ है, कोई किधर गुमा हुआ है। फिल्म का डायरेक्टर एक मजलूम पाकिस्तानी है, वो ये चाहता है इस निज़ाम से जान छूटे। कहाँ जाएगा सर ये ऑडियो वीडियोस वाला मामला, जैदी साहब? देखें, ये तो आपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया, और जो मेरी बहन शहला रजा फरमा रही थी थोड़ी देर पहले कि ये नहीं होना चाहिए, तो वो खुद ही देख लेंगे कौन ये इसको प्रोपोगेट कर रहा है। मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ कि ये आप पॉलिटिक्स करें, आपका मौक़िफ़ दूसरी पार्टी के मौक़िफ़ से फ़र्क होता है, दुनिया भर में होता है, लेकिन ये भी मुझे पता है कि, और आपको पता भी है कि ये पहली दफ़ा नहीं है। ये जो ऑडियो लीक्स है ये और जो रिकॉर्डिंग्स हैं, इस पे अमेरिका के एक प्रेसिडेंट ने इस्तीफा दिया था, निक्सन, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट था, इसी पे दिया था कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा था विदाउट इन्फॉर्मिंग कि उसकी रिकॉर्ड हो रही है। उसके बाद फिर जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो अमेरिका के अंदर होती हैं अभी भी, लेकिन उसके लिए जज से, आपको किसी जज से यू नीड टू गेट परमिशन, आपको इजाजत लेनी पड़ती है कोई क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। अगर रिकॉर्डिंग करनी है, जो FBI करती है या कोई करती है, तो वो ये जरूर होता है। लेकिन ये पॉलिटिक्स के अंदर मेरे ख्याल में, आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूँ, ये ठीक नहीं है, ये नुकसान ही होगा इससे पाकिस्तान। शुनीद है कि कुछ और ऑडियोज हैं जो आने वाली हैं, इस तरह की खबरें हैं आपको? है वो डरेगा जी। सही है, चले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, प्रोग्राम में वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉरेन फंडिंग का जो बहुत शोर मचा, शैला रज़ा साहबा, या आपके ख्याल में ये फॉरेन फंडिंग है जिसका इल्ज़ाम PTI पर लगा, या ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है? क्योंकि दोनों में फ़र्क हो सकता है, और शायद फॉरेन फंडिंग वो है जो आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया था एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब पर कि उन्होंने उसामा से पैसे लिए, तो गैर मुल्की एजेंसियां अगर कर रही हो तो शायद उसको फॉरेन फंडिंग कहते हैं, या इसके लिए प्रोहिबिटेड फंडिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया। क्या फ़र्क है, और आप इसको PTI पर लगने वाले इल्ज़ाम को किस कैटेगरी में रखती हैं? अब सारी बातें खुल के सामने आ चुकी हैं कि 200 से ज़्यादा कंपनीज, 41 से ज़्यादा जो है फॉरेनर्स, और 1414 पाकिस्तानी, जितना मुझे याद रहा है, इन लोग ने फंड किया है। और उसमें जो है ये बात भी है कि जो स्टेटमेंट है वो आपके अकाउंट की जो तफसील है उससे मुताबिकत नहीं रखते। तो अब सारी बातें बिल्कुल सामने हैं, कंपनी से हम ले नहीं सकते ये सब। तो 10 तारीख, वो आगे जो 18 तारीख है उसका भी इंतज़ार किया जाए। लेकिन मैं बैठी हुई थी आपके प्रोग्राम से पहले एक और प्रोग्राम में, तो कंवर दिलशाद साहब थे, और उन ज़ाहिर है कि हम बहुत सारी चीज़ों पे सिर्फ एक सियासी तबसरा कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं उन्होंने कहा कि 204, 206, 208, 212 ये शक़े जो हैं ये इन पे अगर जब लगेंगी, क्योंकि ये बहुत संजीदा मामला है, और उन्होंने कहा कि PTI के लोग भी इसको बहुत हल्का ले रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये चीज़ें सामने आई हैं, तो मैं उस वक्त शेखोई को मैंने याद किया, और जो उनकी गुफ्तगू थी उसके हिसाब से जो है वो तो इसके बहुत संगीन नताइज देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि मामलात इतने अच्छे नहीं हैं। इतने अच्छे होते तो 7 साल ना लगते
पीटीआई, क्योंकि इमरान साहब ये कहते थे कि रियासत मदीना में हम ये करेंगे कि जब एहतसाब होगा तो हम कहेंगे कि हमसे सबसे पहले शुरू किया जाए, लेकिन पार्टी फंडिंग समेत सारे जितने भी केसेस हैं उनमें से किसी पे भी घर से मसला नहीं शुरू हुआ। और पार्टी फंडिंग केस की तो पूरी एक हिस्ट्री मौजूद है कि कितनी दफ़ा इसके जो है जजेस बदले गए, कितनी दफ़ा क्या क्या हुआ, कितनी दफ़ा मसाइल रहे। तो अब जो चीज़ें सामने आई हैं तो अभी तो स्क्रूटनी कमेटी को रसाई भी नहीं दी गई है और स्टेट बैंक से सारी चीज़ ली गई है, तो उसमें 53 के करीब जो कहा जा रहा है कि अकाउंट्स हैं जिनको शो नहीं किया गया, फिर करोड़ों की और भी बातें, 31 करोड़ की एक और दूसरी। तो ये सारी चीजें मकदम किया कि जो रिपोर्ट सामने आई है उन्होंने कहा कि जी ठीक है हमारे चीजें जो है वो शफाफियत के साथ। देखिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यही कह रही हूँ कि 7 साल अगर इसमें ना लगते तो और बेहतर होता। तो अब हमें तो यही देखना है कि आगे कोर्ट में किस तरह चलता है। और कमर दिलशाद जो है वो ये भी कह रहे थे कि कोई भी पार्टी जो है इसके खिलाफ अगर कोर्ट में चली जाए तो उससे भी बहुत संगीनी, यहाँ तक कि उनका कहना था कि पार्टी से उसका निशान भी लिया जा सकता है और पार्टी के फंड भी जो हैं वो जब्त हो सकते हैं। वो 204 को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। तो मैं उनकी कही हुई बात को ही रख सकती हूँ और मैं जो सियासी बात करूँगी वो यही करूँगी कि 7 साल इसमें नहीं लगने चाहिए थे, इतने स्टे हुकूमत को नहीं लेने चाहिए थे अगर मामला इतना ही शफाफ था। सेनेटर अफनान साहब दो चीजें डिक्लेरेशन जो है इमरान साहब की उसको भी नहीं समझा जा रहा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अफनान साहब दो चीजें मुझे आपसे पूछनी है। एक तो जो जुलाई 2009 की है। जी ठीक है। एक तो ये बता दीजिए कि चेयरमैन नैब अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने जाते हैं या उनका डीजी चला जाता है, डीजी भी पावरफुल अफसर होता है, अगर आपको कुछ मालूमात दरकार हैं, कुछ चीज़ों के पूछना है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस पर बहुत ज़्यादा मोतरज़ हुई है PMLN, वजह क्या थी? देखिए बात यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नैब के चेयरमैन को पेश होना चाहिए था, क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत जो है वो सीनियर क्या कहते हैं आप समझ लें एक फोरम है जिधर जो है वो आपका अपोजिशन लीडर और आपकी अपोजिशन बैठी होती है और गवर्नमेंट भी बैठी होती है। तो उसके अंदर अगर पेश, मेरा तो ख्याल है उनको होने देना चाहिए था। लेकिन अगर वजीर आजम आउट ऑफ द वे जाके इसको रोक रहे हैं तो फिर हम ज़ाहिर है इस पर ये तो बोलेंगे कि इसमें कोई ना कोई मामला ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी पहले ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट और नैब की गठजोड़ है। तो जब आप एक लेटर निकालेंगे जिसके अंदर चेयरमैन नैब को जो है वो इस चीज़ से बचत हो जाएगी कि वो ना जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे हमने उनसे सवाल पूछने थे जो उन्होंने काम किए हैं आज तक, वो बाकी सबको तो पूछते हैं, लेकिन जब उनकी पूछने की बारी आई है तो उन्होंने एक तरह से फरार ली है कि वो उस PAC के सामने पेश ही ना हो। दूसरा ये सर बताइए कि ये जो डील की खबरों का मामला है, इस पर एक तो याद सादिक साहब ने गैर सियासी लोगों से मुलाकातों की बात की, दूसरा कल मरियम साहबा के सामने सवाल रखा गया तो उन्होंने भी कैटेगोरिकली इसकी तरदीद नहीं की। उन्होंने कहा अच्छा मेरे इल्म में नहीं है, या याद सादिक साहब को पता होगा। इससे तासुर ये लगता है मिलता है कि PMLN शायद उनके ये मफाद में भी है कि वो इस तरह की खबरें कारकुनों के लिए छोड़ते रहें कि कारकुनों के अंदर ये एक आस उम्मीद रहे कि हाँ भाई नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और इस तरीके से आ रहे हैं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किसी डील की ज़रूरत है नहीं। जब आपने देखा है कंटोनमेंट के लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हुए, हमने स्वीप किया, हमने बाय इलेक्शंस के अंदर सबसे बड़ी पार्टी PMLN बन के सामने आई। पंजाब में जितने बाय इलेक्शंस हुए हैं तो एक के अलावा सारे हम जीते। उसके बाद जो है अगर कोई ये कहे कि जी हम तो ये कहते हैं कि भाई आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, तो जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा हम वैसे ही जीत जाएंगे। डील की जरूरत उसको होती है जो खुद ना जीत सके और वो किसी से फेवर ले कि भाई अपना रिजल्ट चेंज करवाएं, RTS बिठाएं या जो भी करना है ताकि हमें जितवाया जा सके। तो हम क्यों डील यहाँ इलेक्शन लड़ने के लिए डील की नहीं बल्कि वापस आने के लिए डील की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया सेनेटर अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। शैला साहबा और अली जदी साहब बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।